हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में, जो है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, जहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे, तो एक एक पार्ट करके हम अपना कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। ओके, चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 की। जैसा हमने पार्ट 4 पढ़ा था, जहाँ पे हमने डीपीएसपी के बारे में बात की थी। तो कहाँ से कहाँ तक थे डीपीएसपी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो। अब हम पार्ट 5 की बात करते हैं। यहाँ पे बात होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन का मतलब होता है संघ। ठीक है, तो भारत क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तक है तो 52 से लेके 151 तक जो है यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो यू एग्जीक्यूटिव है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 जो बॉडी हैं इसमें काम करती हैं। बेसिकली कौन कौन सी बॉडी है? तो एक होती है हमारे पास लेजिस्लेचर, एक होती है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है जुडिशरी। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर को बोला जाता है विधायिका, और विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करने वाली संस्था। ऐसी संस्था जो कानून का निर्माण करती है उसको विधायिका कहा जाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? ऐसी संस्था जो कानून का निर्माण करेगी, तो इसको कहेंगे हम लेजिस्लेचर। एक होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका बॉडी, जो क्या करती है? कानून को लागू कराती है। क्या हो जाएगा? कानून को लागू कराने वाली संस्था जो होगी उसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव। और एक बॉडी होती है जिसका नाम है जुडिशरी। जुडिशरी को कहा जाता है न्यायपालिका, मतलब कानून के आधार पर न्याय देने वाली जो बॉडी होगी उसको हम कहेंगे जुडिशरी, जिसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉडी को डिस्कस करेंगे। एक लेजिस्लेचर, मतलब एक बॉडी क्या करेगी? कानून को बनाएगी। एक बॉडी का काम होगा उस कानून को लागू करना, और एक बॉडी का काम होगा उस कानून के आधार पर लोगों को न्याय देना। ठीक है, तो ये 3 बॉडी जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आती हैं। बेटा, सबसे पहले हमें एग्जीक्यूटिव दिया गया है। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद लेजिस्लेचर आता है 79 से लेके आर्टिकल 122 तक। उसके बाद जुडिशरी आता है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। तो पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लेजिस्लेचर के बारे में, उसके बाद जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या पढ़ा कि ये आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। कितना है? आर्टिकल 52 से लेके 78 तक हमें एग्जीक्यूटिव दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 52 की, आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 52 कहता है देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 बताता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसीलिए क्या होते हैं? एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 52 किसके लिए दिया गया है? तो ये प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है। बहुत पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 52। नेक्स्ट आता है 53। तो 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास जो भी पावर है, राष्ट्रपति के पास जो भी पावर है, वो पावर का यूज जो है वो राष्ट्रपति खुद करेंगे, या फिर अपने सब ऑर्डिनेट से करवा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पास जो पावर है उस पावर का यूज राष्ट्रपति खुद करेंगे, या फिर अपने सबऑर्डिनेट से करवाएंगे। ये बात जो है वो आर्टिकल 53 में कही गई है। दिस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी vested इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी exercised बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in according with this constitution। ठीक है, तो जो उनको पावर दी गई है वो खुद यूज करें या फिर अपने ऑफिसर सबऑर्डिनेट से यूज करवा सकते हैं। अब हमारी बात आती है आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 सॉरी 54 52 तो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं 54 के बारे में।
54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, ये बात करता है 54। तो आप देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। तो पार्टिसिपेट की बात है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको विधानसभा कहा जाता है, राज्य की जो विधानसभा मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, क्या वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नॉमिनेट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 55। ये क्या कहता है, मेथड ऑफ इलेक्शन, के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो किस मेथड से होगा। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट वोटिंग और सीक्रेट रिचुअल, मतलब गुप्त रीति से, ठीक है, गुप्त तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है इनडायरेक्ट वोटिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है, तो हम क्या कहेंगे, ये इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 56। ये बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का टर्म है ऑफिस का, वो कितना रहेगा। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, ये होता है 5 साल। किस में दिया गया है, आर्टिकल 56 में। 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है री इलेक्शन की। कोई भी इंसान कितने भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, क्या हो जाए, कोई भी इंसान कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट अगेन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 58। ये हमें बताता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपके क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए। एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए। एंड एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, बट लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो उस पर्सन के पास होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन है, याद रखिएगा आप। पर जो एज जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला आता है हमारे पास आर्टिकल 59। अब हमारा 59 किसके बारे में बात करता है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या हो जाएगा, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। द प्रेसिडेंट विल शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब है 59 कहता है कि जो प्रेसिडेंट हो, जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बने, उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास कहीं और से सैलरी नहीं आ रही होती है, ठीक है, नहीं आनी चाहिए। ना वो एमएलए हो, ना वो एमपी हो, ना वो कोई सरकारी जॉब में हो, किसी दूसरे सोर्स से उसके पास सैलरी नहीं आनी चाहिए। उसी पर्सन को हम क्या बनना होगा, प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, तो ये होती है 5 लाख, ठीक है, कितनी होती है, 5 लाख। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 60 जो है, ये बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं वो चीफ दिलाते हैं। अगर सीजेआई नहीं है तो उस केस में कौन ओथ दिलाएगा, तो ये दिलाते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61। ये बात करता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर जो है किस तरीके से स्टार्ट होता है, कौन स्टार्ट करता है, तो ये बात की गई है आर्टिकल 60 से लिया गया है। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया गया है। इसका बेस क्या होता है, बेस का मतलब यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट की क्या गलती होती है जब उनको हटाया जाता है। तो सबसे मेन जो माना जाता है वो होता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान का वॉयलेशन करते हैं तो उस केस में उनके अगेंस्ट जो है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाती है।
अब वो कैसे लाई जाती है, प्रोसेस को समझिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होती है कि चाहे वो लोकसभा के मेंबर स्टार्ट करें या फिर राज्यसभा के मेंबर स्टार्ट करें, अगर मान लिया लोकसभा के मेंबर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, तो उस पूरी लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसके 1/4 मेंबर जो है उस प्रस्ताव पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। और फिर उस प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, 14 दिन पहले जो है 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। लोकसभा के 1/4 मेंबर जब उस प्रस्ताव को दे देंगे, फिर वो प्रस्ताव कहाँ पे जाएगा, फिर वो राज्यसभा के पास में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद उसमें क्या होगा, चेक होगा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सही है, गलत है, सारी चेकिंग होने के बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर जो है उसी प्रस्ताव पर साइन कर देते हैं और प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को जो है वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है, ये कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, ठीक है, तो अगर इन केस की राष्ट्रपति है तो हमेशा तो अ, पद पे रहे ऐसा भी ज़रूरी नहीं, कभी उनको मेडिकल लीव पे भी जाना पड़ता है। कोई ऐसे भी राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी ऑफ़िस में ही मृत्यु हो गई है, तो उस केस में क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की चुनाव करवाना ज़रूरी है। 6 महीने के अंदर चुनाव होना ही होना चाहिए, ये आर्टिकल 62 हमें कहता है। अगर प्रेसिडेंट डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, या फिर वो मेडिकल लीव पे जाते हैं या फिर वो विदेश चले जाते हैं, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे जब प्रेसिडेंट मेडिकल लीव पे जाते हैं, विदेश चले जाते हैं या फिर उनकी कोई डेथ हो जाती है। उस केस में जब वो एक ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को वही सारे वेतन भत्ते सुविधाएं मिलेंगी जो प्रेसिडेंट को मिला करती थी। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट कहीं गए हैं उस टाइम पे अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन उनकी जगह पे आएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पे आते हैं सीजेआई। क्या हो जाएगा, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन आ जाएंगे, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला आता है रिजाइन के बारे में, त्याग पत्र के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देते हैं, प्रेसिडेंट को रिजाइन देते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। और जो प्रेसिडेंट है इनको ओथ कौन दिलाता है, तो ओथ के बारे में अभी हमने बात की थी, तो ओथ कौन दिलाता है, इनको सीजेआई ओथ दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट को जो है ओथ कौन दिलाता है, तो इनको ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फ़ोन में दिक्कत होने लगती है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही आप लोगों के अपलोड करती हूँ। थैंक यू।